डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, चिकित्सा ऑर्थोपेडिक्स। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जहां हम देश दुनिया से जुड़े हुए तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं जो पद्मश्री से जुड़े हुए हैं और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत हुए हैं। आज की इस खास पेशकश है जो इस श्रृंखला में हमसे एक खास अतिथि जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। चिकित्सा से जुड़े हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, देहरादून से आते हैं और पिछले 40 वर्षों के अवदान के चलते भारत सरकार ने इनको आज इतना बड़ा सम्मान दिया है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मूल रूप से तो सर वैसे यूपी से हैं, लेकिन अपनी सेवाएं आजकल ये देहरादून में दे रहे हैं, काफी लंबे समय से दे रहे हैं। चिकित्सा, हम जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियों और योगदानों के लिए हम अपनी पुस्तक को आपसे साझा कर रहे हैं और अगले वर्ष इसके निश्चित रूप से आने की संभावना है। लेकिन एक ऐसी हस्ती जिसने अपनी चिकित्सा के दम पे, अपने कार्य और उपलब्धियों के दम पे इतनी बड़ी जो एक निशानियां छोड़ी है इस समाज में, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, वो गौरव का सबसे बहुमूल्य क्षण है। तो आइए आज सर से मिलते हैं। सर स्वागत है। थोड़ा अपने बारे में बताएं। आज एक आदर्श स्थिति है, सरकार ने आपको पद्मश्री से अभी सम्मानित किया है और हम कितने अच्छे वक्त में मिल रहे हैं और सर हमारे मंच पे भी हैं। कैसे महसूस हो रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो पहले आपने कहा कि पद्मश्री सम्मान ही मिलना एक बड़े गौरव की बात है, वो हमारे क्या जो भी देख रहा है उसके चेहरे पे मुस्कान है और मेरे पे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो इच्छा थी वो कई सालों से थी और इस समय हमारी इच्छा पूरी है। और आप मानते हैं, मेरा जो मानना है, खुशी का जो पैरामीटर है, परिभाषा, वो जो आप चाहें वो आप सम्मान कितना बदलता है इंसान एज अ व्यक्ति? आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो सुबह से क्या सालों से पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना, लेकिन सबको मिलता नहीं। क्या जब मिल जाता है तो जो मैंने पहले कहा कि जिसकी जो चाहत हो फिर मिल जाए तो उसे खुशी होती है। और जो दूसरी इनमें चीजें होती हैं, जो जितनी भी चीजें हैं, ये कैटलिस्ट का काम करती है, एक स्टिमुलेशन देती है, प्रोत्साहन देती है। जो आपको पुरस्कार है, रिकॉग्निशन देता है। यदि आप मैस्लो की हायरार्की की, लेडर ऑफ हायरार्की में कि थोड़ा सा बारे में जानना चाहें तो ये सब चीजें हैं कि आदमी क्या चाहे। पहले हमारी फिजियोलॉजिकल, जो हमारी शारीरिक जरूरतें वो पूरी हो, फिर हमारी सुरक्षा की, फिर हमें समाज पहचाने, फिर समाज में हो जाए तो हमें उसमें पहचान मिल जाए कि आज हम इस पद पे हैं। और जब सब आपको मिल जाए तो जब आपकी अंतिम इच्छा होती है सेल्फ एक्चुअलाइज, जो आप करना चाहें वो यदि आप कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। और ये सब चीजें एक जो है एक सीढ़ी है, तो जब आपको मिलती है तो इससे होती है और खुशी मिलती है। और जो काम, मेरा मानना है कि जब आप खुश होंगे तो काम की क्वालिटी जो है, गुण है, वो सब बहुत अच्छा होता है। जितने लोगों को काम को देखा है, उसको हम सर्जन के नाते नहीं, आपको कलाकार के नाते बताएंगे। कलाकार अपने काम से खुश होते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। तभी वो कला में और निखार आता है। तो खुशी का काम से सीधा वास्ता है जी। काम का विकास से सीधा वास्ता है। और यदि आप खुश नहीं है, दुखी है किसी भी वजह, चाहे आपका पेट भरा ना हो, जो आपको अच्छा पद ना मिला हो, आपसे नीचे वाला ऊपर पहुंच गया हो, आप चाहते मुझे 1 कमरे का मकान मिला, मुझे 5 का मिलना चाहिए, तो जब आप इस उधेड़-बुन में लगे होंगे तो जो काम आप करते हैं, काम का गुणवत्ता है, उतनी अच्छी नहीं होती। मेरा तो मानना ही है। और मेरे लिए क्या हुआ, जब हम काम करते, काम अच्छा होता है तो मुझे तो इतनी खुशी मिलती हो। जब आज इतने खुश होते, कल और अच्छा काम होता है। क्या बात है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हम सिर्फ एक पद्मश्री से नहीं मिल रहे, एक पद्म अवार्डी से नहीं मिल रहे, एक अच्छे वाचक से मिल रहे हैं, अच्छे ऑरेटर से मिल रहे हैं और इनकी वाचन शैली से मैं मंत्रमुग्ध हूँ। संभवतः हमारे दर्शक भी मंत्रमुग्ध होंगे जब आपकी बात उन तक पहुंचेगी और गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। कितना संघर्ष झेलना पड़ा सर इस यात्रा? देखिए, मैंने, अब आप कहें तो मैंने एक, जैसा आपने कहा, लेखक, मैं सर्जन हूँ, उसके अलावा मैं कविताएं भी लिखता हूँ। क्या मेरा भी कुछ ही दिनों में काव्य संग्रह आ जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ में पब्लिकेशन। और उसमें जो आपने जीवन का है वो किताब ही नहीं है, जीवन का संघर्ष भी है। और उस किताब का जो शीर्षक है काव्य संग्रह का, वो है उपहार संदेश। उसमें जो भी कविता लिखी है
उसके पीछे एक कहानी है और आगे एक संदेश है। क्या बात तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जी। कि जो मैं दूं तो हर उदाहरण एक अपनी कहानी है और एक संदेश है, और ऐसे बहुत से संघर्ष हैं। मैं आपको एक दो यही सुना सकता हूँ तो जी, मेरे जरूर, जरूर, मेरे जरूर। साथ क्या किसी के साथ जी, घटते जी। हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में मेरा पैदा हुआ हूँ। इनफैक्ट आपको इतने इस एरिया से कि जो कब आज भी विकसित नहीं है। तो आप सोचिए कि जब मैं पैदा हुआ 65 साल पहले, तो उसमें क्या विकास का रहा होगा, आप समझिए। बुंदेलखंड में पैदा हुआ ओह, और जन्मभूमि मेरी बुंदेलखंड है और कर्मभूमि हमारी। क्या बात, क्या बात। बुंदेल ने बहुत सारे साहित्यकारों को पैदा किया। बिल्कुल, उस मिट्टी में वो जज्बा है। आप मैथिली शरण गुप्त हैं। जी, मैथिली जी, शरण जी। गुप्त और हमारे गांव में लगभग मैं समझूंगा 70 किलोमीटर का ही फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा यदि हम घर से घर तक की बात करें। और जगह से चिरगांव से हम बचपन में क्या आज भी जाने कितने बार गुजर चुके हैं। क्या बात है। तो हमने जैसा कि देखा कि हम सिर्फ एक चिकित्सक से नहीं मिल रहे, हम एक कवि से मिल रहे हैं, एक लेखक से मिल रहे हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो कहते हैं कि चिकित्सा का और कवित्व का जब सम्मिश्रण होता है तो एक नई चीज आपने जो कहा है, मैंने अपनी कविता में अपने आत्मकथन में लिखा है, सर्जरी जो है वो कला है। कोई कविता की दो चार पंक्ति मैम एकदम तो ऐसे नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे आप परमिट करें तो मेरे इस फोन में हम इसको खोलें और मैं एक कविता नहीं कई दो कविताएं तो आपको मैं क्योंकि सुनाना चाहूंगा। हमारे दर्शक जो है आपको एक चिकित्सक के तौर पे तो जानते हैं, लेकिन आज आपका एक संवेदनशील मन भी बाहर ये है। आपने जो कहा है संवेदनशील के साथ मेरा जो कहना है कि आज सर्जन या डॉक्टर को संवेदनशील होना ही चाहिए, और जो कलाकार होते हैं वो तो संवेदनशील होते हैं। हम जैसे डॉक्टरों में एक जरूर होती, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं तो हम आलोचनात्मक होते हैं, लेकिन जो कलाकार होते हैं वो कला के विद्यार्थी होते हैं। जैसे कवि है, लेखक है, कला के विद्यार्थी होते हैं। और कलाकार के साथ क्या होता है, वो खराब से खराब चीज में अच्छी चीज और हम जैसे जो बुद्धिजीवी कहें या जिसको सर्जन वाले हिस्से को कहें, तो हम उसमें किसी अच्छाई में भी हम बहुत कमी निकाल पाते हैं, तभी तो उसको उच्च कोटि की ला पाते हैं। तो इस बीच जब सर कुछ कविताएं निकाल लें, मैं आपसे इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल हुई है। मेरे ख्याल से विदेशों का एक्सपोजर रहा है, बिल्कुल रहा। और बावजूद इसके ये जमीन से जुड़े हैं, मिट्टी के लिए जुड़े हैं, और वो लालित्य बोध दिखता है, मिट्टी का भाव दिखता है कि अक्सर ये कहते सुने भी जाते हैं कई मंचों से कि आप जहाँ भी पहुंचे लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहे। शायद यही बात। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि उसका एक कारण भी ये है कि जब हम जुड़े रहते हैं या हम अपने खुद को देखते हैं, पास्ट को देखते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, और यदि इसका हम कहीं ना कहीं से इसमें रख रखाव रखते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। और जिससे जैसे मैं अभी अपने ही बारे में कहूँ कि देखिए मैं देखिए गांव से पैदा हूँ और गांव में पढ़ा हूँ। प्राइमरी एजुकेशन, हमारी मिडिल एजुकेशन कहें वहाँ तक, इसके बाद मेडिकल कॉलेज में पहुँचा। और गाँव से देखिए तो मेरी तो एक स्थिति, एक सीढ़ी तो हमारी आगे बढ़ ही गई कि कहीं हम थोड़ा पढ़े होते, कम पढ़े होते तो क्या होते, बाबू होते, मास्टर होते, लेकिन मैं एडमिशन होते ही डॉक्टर हो गया। अब सोचिए डॉक्टर और बाबू में फर्क तो पहले ही हो गया। फिर हमारी एजुकेशन, अब देखिए मैं कानपुर से मैंने एमबीबीएस किया और मैंने पीजीआई से एमएस ऑर्थोपेडिक किया। कानपुर से पैदा पढ़ने के बाद मेरा पीजीआई वो आज भी है, सेकंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। इस साल की रैंकिंग में तो ये आया हुआ है, और पीजीआई जैसी जगह में पहुंच गया। पीजीआई मतलब चंडीगढ़ जैसे शहर में पहुंच गए, जिस जगह प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंच गए और उस प्रतिष्ठित शहर में पहुंच गए कि आज भी आप कहें 75वां अमृत महोत्सव आजादी का हम मना रहे हैं, और 75 साल में भी हम एक दूसरा चंडीगढ़ खड़ा नहीं कर पाए। तो आप देखिए आप इसमें क्या सोच, और कहाँ हमें तो इतना बदलाव। और फिर देखा जब हम एमएस ऑर्थोपेडिक हो गए, इसके बाद मुझे सफदरजंग अस्पताल में ऑर्थोपेडिक में सीनियर रेजिडेंसी मिली, तो कहाँ हम उससे फिर दिल्ली आ गए, जिसको कि सबसे अच्छा। और आज भी उन दिनों सर ओपीडी में कम से कम 250-300 लोग ओपीडी में आया करते थे। 1983 की बात बता रहे हैं, जो लगभग सर इस समय देखिए 40 साल हो गए। तो इन लोगों ने भी हमारे लिए मतलब बड़ा, इन सब का योगदान रहा। मैं जो आप कहें कि बोल से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इसमें योगदान क्या है, यदि आप भी, तो मैं ये कहूँगा मुझमें मेरा योगदान तो कम है, दूसरे लोग का। हमें बनाने में हमारे ही माँ बाप का नहीं, दूसरों के माँ बाप का। आप देखिए हमारे रोगियों का, हमारे मरीजों के, जिन्होंने हमें इतना भरोसा रखा
यदि हम इसी के कंटिन्यूटी में कह दें कि आप कुछ पूछे उससे पहले, मैंने एक 16.5 किलो का ट्यूमर निकाला। ये बहुत बड़ी बात आप देखिए, आपने कभी तरबूज खरीदा, लेकिन मैंने ट्यूमर निकाला और उसकी वजह से मेरा नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। क्या बात है, अच्छा कि आपने हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी। और उस गिनीज बुक ने, आप सोचिए कि जब जो आपने कहा कि ये सब पुरस्कार रिकॉग्निशन इन्होंने तो कैटलिस्ट का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक ऐसा इनोवेटिव काम किया ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो अपने आप है। आपने सुना होगा रिसाइकलिंग ऑफ द ट्यूमर। रिसाइकिल को समझते हैं, जैसे ये फूल है, पत्ते हैं, हम कूड़े में डाल देते हैं, फिर उसको नया चीज बनाते हैं। तो ये अनोखी चीज है। मैंने कैंसर बोन को, 6 इंच बोन को, 1 इंच से 6 इंच, आप समझ लीजिए 6 इंच कितना होता है, 15 सेंटीमीटर की उसको बोन को निकाला, टांग की बोन को निकाला। वो भी जवान लड़की की, जो उस समय हमारे ख्याल से उसकी उम्र रही होगी, आज वो 30 साल की और 15 साल पहले 15 साल की थी उस समय, अब वो 10th में पढ़ती थी। उसको कैंसर था, मैंने उसको निकाला और उसको निकालने के बाद ऑटोक्लेवर, जिसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं ऑटोक्लेव करते, उसमें डाला स्प्लाइजर, फिर उसको निकाल के फिर उसमें लगा दिया, बोन बन गया। क्या बात है। आपने देखा कैसे अविस्मरणीय पलों को ये साझा कर रहे हैं, इतनी बड़ी उपलब्धियों को कितनी सहजता से साझा कर रहे हैं। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को फक्र है। और मुझे लगता है सिर्फ देवभूमि देहरादून को नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्र को आप जैसे अनुभूति पे, विभूति पे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए इतना कुछ किया और बहुत सीधे और सरल तरीके से किया। लोग जाने ना जाने इस बात का ख्याल नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचे और इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे। युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की पहचान, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, उससे नहीं, उसकी ना राष्ट्रीयता से। किसी आदमी की पहचान होनी चाहिए तो उसकी काम से। और जिस दिन इस युवाओं ने अपनी पहचान का कारण काम बना दिया, तो मेरा मानना है अपना देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और सच में देश, तभी ये देश विकसित होगा। क्योंकि राष्ट्र निर्माण का काम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। मेरा मानना है हर व्यक्ति, हर देशवासी जब राष्ट्र को निर्माण में अपना योगदान देगा, तब सच्चे मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा और तभी हम ये कह पाएंगे हमारा देश विकसित है और हमारा देश जो है विश्व गुरु की श्रेणी में आता है। तो मेरा तो सभी युवाओं से है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, देखिए मेरा मानना है जो आपकी इच्छा वो आपको काम मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं मिला तो क्या हुआ, जो काम मिला उससे आप प्यार करने लेंगे, उसमें आनंद प्राप्त करें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। क्यों नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमें जो चाहे हमें वही मिल जाए। सर, मेरी इच्छाएं बहुत थी तो क्या हुआ, वो नहीं मिली तो क्या जो मिली वो कम है क्या? मैं मानता हूँ भाई पद्मश्री से और आगे मिल जाता तो, लेकिन क्या पद्मश्री मिलना कम है? ऐसा तो नहीं है। क्यों, कौन से? और आप जो भी काम करें, देखिए जब आप सोचेंगे, आज आप देखिए जो मोदी जी ने, आज हमने देखा है, जो अभी आप बता रहे, या मैंने तो आंखों से देखा है, एक महिला जिनको पद्मश्री मिला है उनके पैर में चप्पल नहीं। एक मैंने दूसरी महिलाओं को देखा है, क्योंकि वो है सिर्फ हवाई चप्पल में थी, अपने सलवार कुर्ते में थी, वो भी रंगीन नहीं था सर, सब वो सफेद सा मटमैला सा था। तो आप ये देखिए इन लोगों का राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा योगदान है। और मैं तो कहता हूँ कि आज जो सरकार है, या जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया हुआ है, या मोदी जी की सरकार है जिसमें पीपुल्स पद्मा का जो अवार्ड मिला है, ये सच्चा इन लोगों के राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान है। और हमारे राष्ट्र ने या हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने इनके कामों को पहचाना है और इनको ये पद्मश्री से सम्मान दिया। और ये सम्मान उनके लिए नहीं है, ये सम्मान हमारे लिए नहीं है। आप ये सोचे सम्मान आपने दी, नो, आपने सम्मान उन लोगों को दिया है जो हमारे जैसे विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, और काम को ही नहीं कर रहे, काम को बड़े उत्तम ढंग से कर रहे हैं। क्या बात। और जब आप उत्तम ढंग से करेंगे तो आपके जब क्यों नहीं काम उत्तम होगा। मेरा मानना है काम की गुणवत्ता, काम करने वाले की गुणवत्ता के ऊपर रहता है। और इसमें मैं यहाँ ये भी कहूंगा, यदि काम की और कर्मचारी की या किसी काम करने वाले की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो उसमें 3 चीजों का रोल है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम बैठे हुए हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, भोजन से। बचपन में मुझे भोजन मिला इसलिए जिंदा रहा। 5 से 15 साल तक मेरे माँ बाप ने स्कूल भेजा, इसलिए मैं शिक्षित हुआ। उस समय बीमार पड़े तो मेरा इलाज करवाया। आदमियों का डॉक्टर मिला, आदमियों का नहीं तो जानवरों के डॉक्टर से इलाज कर, लेकिन जिंदा तो हो। अपना भी काम कर रहे, अपने परिवार का काम कर रहे, समाज का काम कर रहे और अपने ढंग से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं ही नहीं, सब लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र का निर्माण करें। और जब राष्ट्र बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे, और यदि राष्ट्र कमजोर रहा तो हम सब कमजोर रहेंगे।
ये नहीं कह सकते एक आदमी, हम जानते हैं बहुत लोगों को, हजारों लोग यहाँ पे करोड़पति रहते हैं, हजारों लोग हो सकता है अरबपति हो, लेकिन आप देखें अंतरराष्ट्रीय में कितने भारतीयों को, लोगों को क्या वो इतनी इज्जत मिलती है जितनी मिलनी चाहिए? उस व्यक्ति को तो मिल जाती है जो अरबपति है, करोड़पति है, और जो जाता है हेथ्रो एयरपोर्ट पे जाता है या JFK पे जाता है या जापान में जाता है, नगता पे जाता है, वहां उसको लग जाता है कि हम, लेकिन आप ये तो देखिए कि उसके अलावा यहाँ पे कितने देश हैं। और आप ये देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, आपका ऑब्जर्वेशन ना हो लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, मोदी जी ने जो कहा हुआ है, किया हुआ है, वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। If you remember his slogan, इस 1.25 करोड़ देशवासियों के लिए, दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव आइडेंटिटी। यदि हमारी आइडेंटिटी नहीं बन पाई किसी भी कारण से, तो हमारे कुछ लोगों की आइडेंटिटी, व्हाई कांट वी शेयर द आइडेंटिटी? True, very true. Shouldn't we do it? Yes, we must. It is not like that मैं एक अमीर हो गया तो हम किसी को उससे जोड़े ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश ने, आप देखिए, हमारे देश ने, कहने को तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, क्या हम मानते भी हैं इसको? जिस दिन हमें ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा वसुधैव कुटुंबकम का, देश का ढांचा बदला होगा। जो आपने अभी कहा था, मैंने एक बुक में, सच में, क्योंकि मैं इस समय याद तो नहीं कर सकता हूँ, मैं फोन खोलने की कोशिश कर रहा था, ऐसी मैंने कई कविताएं लिखी हैं कि जिसमें हर चीज है, लेकिन चूंकि मैं इस समय नहीं सुना पाया, मौका मिला और कभी तो मैं जरूर आपको दोबारा सुनाऊंगा। और आपको कभी हमारे जैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है पूछने की, करने की, इस तरह का इंटरव्यू लेने की, और मेरा तो अभी है, मैं बहुत से ऐसे काम कर रहा हूँ। देखिए, जो आपने कहा है कि हमारा ये तो चिकित्सीय बात मैंने की है, ऐसे मैंने और बहुत से काम, मैं एक सामाजिक सेवा में, देखिए मेरा मानना है विकलांगता है वो बहुत अच्छी चीज है। यदि आप सोचिए कि एक आदमी जो अपंग हो, जिसका पैर ना हो और जिसके 2 पैर हो, उसका कोई मुकाबला होना चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत लोग लंगड़े लूले हैं, बहुत लोग विकलांग हैं, और विकलांगता के 3 ही कारण हैं, पोलियो, CP, सड़क दुर्घटनाओं ने तो सर महामारी पैदा कर दी। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं हर साल, 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, लगभग इतने ही लोग अपाहिज, अपंग हो जाते हैं। आप सोचिए, मैंने अपने खुद आंखों से देखा हुआ, लड़के लड़की जाते हैं, एक्सीडेंट एक का हो जाता है, शादी से पहले विधवा हो जाता है। आज के देश में अधिकांशतः आदमी के 1 या 2 बच्चे हैं। आप सोचिए, किसी जवान माँ बाप का एक बच्चा खत्म हो जाए या उसका वारिस खत्म हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या उसकी बूढ़े आदमी के ऊपर क्या गुजरेगी? आपको लगता है कि वो क्या कर सकता है? वो अनाथ हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो आप सोचिए, किसी की बहन खत्म हो रही, किसी का भाई खत्म हो रहा है, किसी का माँ बाप खत्म हो रहा है, और वो लोग जवान लोग, बूढ़े लोगों को तो कोई बात नहीं है। आप ये ना कहिए मैं ये कहता हूँ साहब बूढ़े लोग का, नो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जो आपसे इंटरव्यू देने से पहले मैंने कहा था कि जवान लोग, मेरी तो कई फिलॉसफी, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट रिसोर्स, नथिंग कैन बी बिगर देन दैट, and we should try, and we all should try to nurture it. Health is an asset. Yes. It's an asset, and it is resourceful. आप सोचिएगा, हम स्वस्थ नहीं तो हम क्या काम कर रहे हैं? बीमार हो, सर में दर्द हो, आपका मैं इंटरव्यू दे पाता? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है हमें किसी तरह का दर्द होता है तो ऐसा क्या होता है? दर्द एक ऐसी चीज है मैम कि जब आदमी को दर्द होता है तो कोई भी खुशी देने वाली चीज उसको दे दो, वो सबसे पहले कहेगा मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा सबसे पहले दर्द करो। और जो लोग सच में दर्द कम करते हैं हमारे जैसे, तो उनको लोग कैसे? क्या बात है। आज हम एक सिर्फ डॉक्टर से नहीं, एक मसीहा से बात कर रहे हैं, एक युग पुरुष से बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रभक्त से बात कर रहे हैं, जिन्होंने मानव संसाधन की बात की, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की, इन्होंने समाज की बात की, परंपरा की बात की और संस्कृति की बात की। अभिभूत हूँ ये जानकर, और हमारे दर्शक भी अभिभूत हैं भारत के इस युग पुरुष से मिलकर। और निश्चित आपने ठीक कहा कि समग्रता में ही विकास है। बिल्कुल, देखिए हमारा ये नहीं है, देखिए मैं इसके बिल्कुल नहीं, देखिए हम जब पढ़ते थे या हम छोटे थे तो हमें लगता था हमें इंडिपेंडेंस होना चाहिए। नो, What we need the interdependence। यदि हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, अकेले रह भी जाते हैं, जिससे मुझे पद्मश्री मिल गई, आप पूछेंगे नहीं तो हमें क्या खुशी होगी? जब कोई दूसरा पूछता है, खुशी तो तभी होती है ना, या क्या बड़ी चीज आपको मिल गई डॉक्टर संजय, मुझे नहीं मिली, या हमारे लोग, बहुत लोग कर रहे हैं, आपको मिल गई है। आज भी मैं, कल भी जाता हूँ, रोज भी, अरे डॉक्टर साहब, जितने भी फोन आते हैं, डॉक्टर साहब एक आपको लक्ष्य। तो ये जब आप कहते हैं, हम शेयर करते, तभी तो खुशी होती है। कहते भी है, खुशी बांटने से दुगनी होती है, दुख बांटने से आधा होता है। जब हम दूसरे का, किसी को दुख हो, आप क्या सोचते हैं कि हमें कभी दुख नहीं हो?
ऐसा तो कोई है नहीं। ये तो कोई, ये जो आपकी बॉडी की आप बात करें या वैसे कहें, शरीर क्या है, कोई शरीर कोई हमें ऐसा तो नहीं कि अमृत तो मिल गया। सबके साथ सुख दुख तो होते। हाँ, आपने कहा जिंदगी तो चंद्रमा की कलाओं की तरह होती है, लेकिन चंद्रमा में कलाएं कभी घटती है कभी बढ़ती है। क्या बात है, बहुत लेकिन जो घटती हैं बढ़ती हैं एक निश्चित अंतराल के साथ होती है। बट जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में भी सुख दुख की घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन किसी के लिए, कुछ के लिए तो ये पूर्णमासी और पर कुछ के लिए अमावस्या की रात होती है। क्या गंभीर बात कही है। तो मैं आपको इस समय एकदम तो नहीं शब्द बाई शब्द तो नहीं कह पाऊं, लेकिन जो लिखा है और जब उसको हम बोलते कहते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बहुत गंभीर बातें इन्होंने कही, तार्किकता की बात कही, दार्शनिकता की बात कही। जब हम बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की तो हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, और मैं तो बिल्कुल निशब्द हूँ कि मैं बता सकूँ इनके बारे में। इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं इनकी, देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। चूँकि समय कम है और व्यस्तताएं अधिक हैं, सबको भी निकलना है, तो हम कोशिश करेंगे कि संक्षिप्त बातचीत खत्म करके और तुरंत ही इनसे विदा लें। इन्होंने हमें वक्त दिया, बहुमूल्य वक्त दिया। मैं जानती हूँ कि ये देहरादून से आए हैं, पद्म सम्मान इन्होंने लिया है और इनको तुरंत निकलना है। बावजूद इसके इन्होंने वक्त दिया और दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई है। नहीं, मेरा आपसे, मैं इस बात से, जब आपने कहा कि मैं, तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ही मेरी बात कहने का आपका प्लेटफॉर्म है जी। कि आपके प्लेटफॉर्म से यहाँ तो हमने अपनी बात आपसे कह दी, और ये बात हम रोज ही कहते हैं, कोई आज ही की बात नहीं। हमारे तो कुछ जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल निश्चित हैं, और हमारे साथ जो भी आता है उसको हम ये बात कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 लोगों में हो जाता है। मेरा ये मानना है कि इस तरह के विचार जो है वो बहुत लोगों में जाए, और ये मास मीडिया है या आप जैसे लोग प्लेटफॉर्म है उस समय, और विचार एक ऐसी चीज, देखिए मैं आपको बदलाव यदि किसी चीज में बदलाव लाना है तो मैं आपसे पूछता हूँ, यदि हमें आपको बदलना है तो क्या ऐसी चीज कर दूं कि आप में बदलाव आए? ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे आपका विचार होता है। यस। यदि मैंने अपने मन से और विचार से कह दें आप हमारी अपनी, तो आप बस इतना ही तो कहना था, आपने वही तो किया। यदि आपने ये कह दिया होता मैं डॉक्टर संजय को जानती नहीं हूँ, ये तो पराये है या ऐसे कोई, तो नहीं था। हमें सिर्फ यही है कि हम जिस दिन अपने सब राष्ट्रवासियों को अपना मानने लगेंगे तो लड़ाई। क्या बात है। ये भावों से जोड़ने वाले चिकित्सक हैं, संवेदना से जोड़ने वाले चिकित्सक हैं, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि इनको सिर्फ पद्मश्री ही नहीं और भी बहुत सारे बड़े बड़े सम्मान मिले, उपलब्धियाँ मिले, ताकि हमारा देश फख्र कर सके ऐसी विभूतियों पे। आगे की योजनाएं क्या है, जल्दी से साझा करें। देखिए, मेरा मानना है कि मैंने एक तो आजीवन एक संकल्प लिया है कि मैं सड़क दुर्घटनाओं को और अपंगता को या डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी को अपने ढंग से कितना कम कर सकते हैं। मैंने, अब आपने फिर एक दूसरी बात कह दी, मैंने अपने माध्यम से 200 से ज़्यादा फ्री कैंप, निःशुल्क परामर्श शिविर करते हैं, और वो मैंने उत्तराखंड में नहीं, आसपास के कई दूर दराज के शहरों में, दूर दराज के लोगों में, उत्तराखंड में तो किए, उत्तराखंड के आसपास के प्रदेश हैं, यूपी और हिमाचल में भी मैंने किए हुए हैं। और मैंने इसी तरह से लगभग 200 के हम जन जागरूकता व्याख्यान करते रहते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में और भोजन के बारे में लोगों को पढ़े, और जिन लोगों को ये जानकारियां नहीं है वो मैं उन लोगों को फैलाता रहता हूँ। ये भी हमारा इंडिया बुक रिकॉर्ड में है, तो ये हमारा सामाजिक है। और इस तरह के जो अभी हम शिक्षा का, अभी हम 21 तारीख को फिर वर्ल्ड डे और रिमेम्बरेंस में इस कार्यक्रम को करेंगे। वो मेरा मानना है कि सड़क दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप इसको कभी ये सोचिए, मैं सोचता हूँ किसी की डेथ हुई, कोई अपंग होगा, मानता हूँ वो हमारा तो नहीं था, मेरा तो नहीं था, लेकिन उसका भी तो कोई था, उसका भी बाप होगा, उसका भी बच्चा होगा, उसके भी भाभी होगी, उसके भाई होगी, बहन होगी, दादा मौसी नाना नानी, उसके तो थे। आपको एक आदमी का दुख नहीं है, उससे जुड़े हुए सैकड़ों लोगों का दुख है। और ये दुख देखिए, जो आदमी बूढ़ा है वो तो था जवानी में जिसका बच्चा खत्म हो जाए, तो जो खत्म हो गया वो तो खत्म हो गया, लेकिन जवान आदमी तो बूढ़ा हो जाएगा। सही कहा। आप किसी चीज को खोने की तो देखिए, कभी आप खो के तो देखिए। यात्राएं समाप्त होती हैं, अनवरत नहीं चलती। तो आज हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह जी से, एक नायाब
और एक सुपरिचित नाम देहरादून के लिए, देहरादून की मिट्टी के लिए, आज तो समूचे राष्ट्र के लिए पद्मश्री ऐसे सम्मानित हुए हैं, अलंकृत हुए हैं। समूचा देश इन पे गौरव कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इनसे मुलाकात करते रहें और ये देश दुनिया में अपना परचम यूं ही फहराते रहें, भारत की संस्कृति, भारत के सम्मान और भारत के राष्ट्र गौरव को यूं ही आगे बढ़ाते रहें और भारत का सर गर्व से ऊंचा करते रहें। तो बहुत बहुत आभार। आपके लिए कुछ एक पंक्तियां हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि वो कहते हैं कि ना रुके हैं कदम न कभी हिम्मत हारी है, न रुके हैं कदम न कभी हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर जारी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब का ये सफर यूं ही चलता रहे, आत्मा बढ़ता रहे और ये नित नई आकाश की ऊंचाइयों को छूते रहे। हमारी तमाम शुभकामनाएं। पुनः आभार कि आपने